हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ओरल फैक्टर ऑफ हंगर की, जिसमें हम लोगों ने बात की टेस्ट और स्मेल की। क्या टेस्ट का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे हंगर पे और क्या स्मेल का इफ़ेक्ट पड़ता है, हम लोग इसकी बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे पेरीफेरल रेगुलेशन ऑफ हंगर। पेरीफेरल रेगुलेशन ऑफ हंगर, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इससे रिलेटेड है तो पेरीफेरल कोई रेगुलेशन है जिसमें कि जिसके आधार पे हम लोगों को भूख लगती है और हमें भूख की अनुभूति हो रही है। तो ये जो पेरीफेरल जो रेगुलेशन है, ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में और कैसे हमको फीलिंग कराता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। आपकी ये जो भूख और तृप्ति का अनुभव है, जिस वजह से हम लोगों को भूख लग रही है या जिस वजह से हम लोगों को तृप्ति की अनुभूति हो रही है, ये जो भूख और तृप्ति का हम लोगों को अनुभव होता है, चाहे वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से हो, चाहे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है उससे हो, चाहे आपकी बॉडी में जो वसा है, जो फैट्स है या जो हार्मोन्स है, किसी से भी हमारे अंदर जो भूख की अनुभूति उत्पन्न हो, इसमें आपकी दैहिक स्थिति से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं, वो हमारे शरीर के कुछ जो पेरिफेरल्स जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे मस्तिष्क के केंद्रों तक कहें तो लगातार भेजी जाती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हमें भूख की अनुभूति हो रही होती है, तो भूख की अनुभूति हमको चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे हमारी बॉडी के टेम्परेचर से हो, चाहे ग्लूकोज की मात्रा से हो, चाहे वसा से हो, चाहे हार्मोन्स से हो, ये जो हमको उत्पन्न हो रहा है भूख की अनुभूति, ये दैहिक स्थिति से संबंधी जो इससे सूचनाएं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यहाँ पेरिफेरल रेगुलेशन है। तो ये जो दैहिक स्थिति से जो संबंधित आपकी सूचनाएं हैं, ये हमारे परिधीय अंगों से सीधे पहुंचती हैं मस्तिष्क के केंद्रीय अंगों तक। यानी पेरिफेरल जो हमारे पार्ट्स हैं, वहाँ से हमारे सेंट्रल पार्ट्स को चली जाती हैं। ब्रेन के स्पेसिफिक सेंट्रल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उनको ये सूचनाएं प्रेषित कर दी जाती हैं या भेज दी जाती हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पे जो हमारा ब्रेन है, स्पेसिफिक जो उसका हम पार्ट की बात करें, जिसके कारण हमको भूख की अनुभूति होती है, तो वहाँ स्पेसिफिक जो आपके सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो सूचनाएं हैं भेज दी जाती हैं, जिसके सक्रिय होने के कारण हमें भूख की अनुभूति होती है या तृप्ति की अनुभूति होती है। इस कहें तो प्रोसेस को स्वीकार तो कर लिया जाए, साथ ही इसमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे भूख और तृप्ति के अनुभव होते हैं, जिसके कारण हमको भूख की अनुभूति हो रही है या तृप्ति का जो अनुभव हो रहा है, ये हमारे पेरीफेरल और सेंट्रल दोनों के ही जो ऑर्गेनिक जो फैक्टर होते हैं, उनका योगदान इसमें सम्मिलित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमको जब भी भूख की अनुभूति होती है या तृप्ति की जो अनुभूति होती है, वो हमारी पेरीफेरल जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेंट्रल ऑर्गन्स हैं, उन दोनों के जो फैक्टर हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है। और दैहिक स्थिति की बात करें तो जो दैहिक स्थिति की सूचना सबसे पहले हमारे जो जाती है, तो स्पेसिफिक वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही जाती है, यानी आपके पेरिफेरल जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं से प्राप्त होती है, और वहीं से आपके सेंट्रल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भेज दी जाती है। यहाँ सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि जब भी हमें भूख की और तृप्ति की अनुभूति हो रही है या जो भी हमें अनुभव मिल रहे हैं, इनकी व्याख्या वास्तव में फिजियोलॉजिकल ही की जा सकती है। और फिजियोलॉजिस्ट ने भी इसको देखा और इस पर उन्होंने दो प्रकार के सिद्धांतों को बनाया। जो फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भूख और तृप्ति की जो अनुभूतियां हैं, इनसे संबंधित अनुभूतियों को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जिसमें उन्होंने दो तरीके के सिद्धांत को बनाया, जिसमें कहा गया परिधीय सिद्धांत और केंद्रीय सिद्धांत। इसी आधार पर आपका डिवाइडेशन किया गया है, जिस आधार पे यहाँ पर फिर जो रेगुलेशन हुआ है जो हंगर के लिए, उसी आधार पे यहाँ पर दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, आपके परिधि सिद्धांत और केंद्रीय सिद्धांत। भूख का जो आपका ये पेरिफेरल थ्योरी है, पेरिफेरल थ्योरी ऑफ हंगर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पेरिफेरल जो थ्योरी है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भूख और तृप्ति, इनके जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, इसके लिए जो शरीर की आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो संकेत हमको मिलते हैं, वास्तव में वही महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हमें भूख की अनुभूति होती है या तृप्ति का अनुभव होता है,
तो यहाँ मैं दोनों की बात कर रही हूँ, भूख या तृप्ति, ये जो दोनों की अनुभूति हम लोगों को होती है, इसके लिए जो हमारे पेरिफेरल्स ऑर्गन्स होते हैं उनसे हमें कुछ न कुछ संकेत मिलते हैं। इन्हीं संकेतों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी संकेत के माध्यम से हमको पता चलता है या अनुभव होता है कि हमें भूख लगी है या हमारी तृप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पेरिफेरल्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो संकेतों की बात की गई है, इसमें स्पेसिफिक आपके जो होते हैं गैस्ट्रिक जो फैक्टर होते हैं हंगर के, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आमाशय का संकुचन और आमाशयिक कारक की बात करें तो ये दोनों चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं जो हमारे पेरिफेरल रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके लीवर की जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी आपके परिधीय कारकों के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेंट्रल जो फैक्टर्स हैं थ्योरी के, कहने का अर्थ है कि जो रेगुलेशन थ्योरी आपकी बनाई गई जिसमें कि आपके केंद्रीय सिद्धांत की बात की गई, तो जो सेंट्रल थ्योरी है आपकी हंगर की, उसमें ये देखा गया कि इसमें जो भूख और तृप्ति के जो संकेत होते हैं उसकी उत्पत्ति चाहे जिन अंगों से होती हो, यहाँ पर भूख और तृप्ति की अनुभूति हमें चाहे जिस अंगों से हो रही है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल थ्योरी ऑफ हंगर मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमें तृप्ति की अनुभूति कहाँ से हो रही है, भूख की अनुभूति कहाँ से हो रही है, ये यहाँ पे मायने नहीं रखता। यहाँ मायने ये रखता है कि इसका जो भी संचालन हो रहा है वो मस्तिष्क के किसी विशेष भाग से हो रहा है, और मस्तिष्क का कोई विशेष भाग ही हमारी तृप्ति के लिए और हमारे भूख के लिए एक तरह से उत्तरदायी होता है। ये केंद्र ही, ये जो आपके स्पेसिफिक आपके सेंटर हैं जिससे हमें भूख और तृप्ति का अनुभव हो रहा है, ये इसी से संबंधित व्यवहार का वास्तव में नियमन ही करते हैं। ठीक है, यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने एक स्पेसिफिक अपना कहें तो तर्क दिया है कि जो भी हमारे भूख के लिए परिधि संकेत होते हैं, जो पेरिफेरल जो क्लू होते हैं, उसकी अगर अनुपस्थिति भी हो तो सिर्फ जो आपके ब्रेन के जो सेंटर होते हैं, जो आपके ब्रेन के स्पेसिफिक में यहाँ पर बात आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही की जा रही है, तो यहाँ जो आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेंटर हैं उसको भी अगर हम उद्दीप्त करके चाहे तो भूख और तृप्ति का अनुभव प्राणी में उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका ये सेंट्रल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हंगर है, इसके अंतर्गत हम जब भी भूख की अनुभूति कर रहे हैं तो भूख की अनुभूति में हम परिधि संकेतों को ऑब्सेंस करके भी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट हैं, जो हमारे भूख और तृप्ति के केंद्र हैं, उनको अगर हम चाहें तो उद्दीप्त कर सकते हैं, और उद्दीप्त करने के बाद भूख और तृप्ति का जो अनुभव है प्राणी में हम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है, और उन्होंने अपनी इसकी कहें तो इसकी जांच भी की, और अपनी जांच के आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत को दिया भी है। तो यहाँ प्राणी के जो व्यवहार हैं उसको हम अपनी इच्छा अनुसार अगर चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो अपेक्षित व्यक्ति की या प्राणी की जो दैहिक स्थिति होती है ये भी होना आवश्यक नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगर प्राणी को भूख नहीं लगी है तब भी हम उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी स्पेसिफिक पार्ट को चाहें तो अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उद्दीप्त कर रहे हैं, तो उद्दीपन के बाद उसे भूख की अनुभूति होगी, भले ही वो प्राणी भोजन कर चुका हो या उसको भूख नहीं लगी हुई है। और हम उसके स्पेसिफिक ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो अगर हम उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उद्दीप्त करने के बाद उसे बिना भूख लगी हुई थी इसके बावजूद अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं या विद्युतीय कोई उद्दीपन दे रहे हैं या रासायनिक उद्दीपन दे रहे हैं या छत की विधि अपना रहे हैं, किसी भी एक विधि के द्वारा हम उसकी इस दैहिक स्थिति को हटा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भूख लगी हुई थी लेकिन उद्दीप्त करने के बाद हम उसे तृप्ति की अनुभूति दे सकते हैं। तो यहाँ हम उसकी इच्छा अपनी इच्छा अनुसार यानी प्राणी के व्यवहारों को हम इच्छा अनुसार जैसे चाहेंगे वैसा परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी दैहिक स्थिति कुछ भी हो। तो यहाँ प्रयोगशाला में यहाँ बस यही ध्यान देना है कि ये चीज़ें आपकी सिर्फ बोले तो प्रयोगशाला में ही हो सकती हैं, प्रयोगशाला के बाहर ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना संभव नहीं होता। क्योंकि दैनिक जीवन में अगर हम चाहें कि परिधि संकेतों को हटा दें या इसकी कोई भूमिका नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो परिधि संकेतों को अगर हम बात करें तो अब यहाँ ध्यान देना ये ज़रूरी हो गया है कि जो भी हम हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी दी आपकी पेरिफेरल जो थ्योरी दी या सेंट्रल
थ्योरी ऑफ हंगर है, इन दोनों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? यहाँ हम आपको बता दें कि भूमिका दोनों की महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेरिफेरल आपकी हंगर ऑफ थ्योरी हो, चाहे सेंट्रल थ्योरी ऑफ हंगर हो, इन दोनों की भूमिका आपकी बराबर बराबर होती है। किसी एक को अधिक या कम नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर इसकी भूमिका कितनी है और कैसी है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो अभी आपके जो पेरिफेरल्स जो कहें क्लूज दिए जा रहे हैं, जो संकेत दिए जा रहे हैं, उसमें अभी बहुत कुछ सर्च नहीं हो पाया है, फिर भी इसकी भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता। और आजकल की अगर हम बात करें तो इस समय मैक्सिमम जो केंद्रीय सिद्धांत हैं उसको ज़्यादा स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे जो परिधीय अंग हैं, जैसे मुंह है आपका, आमाशय है, आमाशय से जो उत्पन्न होने वाले जो संकेत होते हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी हमें भूख की अनुभूति होती है तो भूख की अनुभूति के दौरान हमको पेट में एक दर्द की अनुभूति होती है। ये जो दर्द की अनुभूति होती है हमारे आमाशय के संकुचन से हो रही है। तो यहाँ गैस्ट्रिक फैक्टर ऑफ हंगर को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उससे इनकार नहीं कर सकते। तो वास्तव में जो पेरीफेरल्स हमारे ऑर्गन्स हैं, इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका जो भूमिका है वो आपके सेंट्रल जो पार्ट्स ऑफ, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक जो आपके हंगर से रिलेटेड पार्ट हैं, उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, उनकी भूमिका आपके पेरीफेरल जो ऑर्गन है उनसे ज़्यादा है, क्योंकि हम उसमें उद्दीपन करा के या उद्दीप्त करा करके हम उनकी जो प्राणी है उसके अंदर की जो कहें तो इच्छाएं हैं, भूख या तृप्ति की जो अनुभव है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हम पेरीफेरल्स जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी प्रकार का उद्दीपन दे करके हम इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल जो थ्योरी ऑफ हंगर है इसने मनोवैज्ञानिकों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन यहाँ पर हम पेरीफेरल जो ऑर्गन्स हैं हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते। तो बात करते हैं हम लोग पेरीफेरल जो ऑर्गन है स्पेसिफिक, अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक फैक्टर ऑफ हंगर की बात करेंगे। अब आमाशय का संकुचन, जिसके कारण हमें भूख की अनुभूति होती है और जिसके कारण हमें पेट में दर्द की अनुभूति होती है। जो आप कहते हैं भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ मीन्स कि जो पेट में कह रहे हैं भूख लगी है, चूहे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो आमाशय हैं, एक तरह से आपके आमाशय में आकुंचन की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, संकुचन जो होता है उसका वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें दर्द की अनुभूति होती है। पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो ये जो फीलिंग आपको आ रही है वो वास्तव में आ रहा है आपकी आमाशय से। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं आमाशय की तरफ और यहाँ गैस्ट्रिक फैक्टर ऑफ हंगर की आगे हम बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक फैक्टर ऑफ हंगर में स्पेसिफिक जो अगर हम गैस्ट्रिक की बात करें तो यहाँ आमाशय जो है आपका भूख और तृप्ति के जो अनुभव उसके नियंत्रक के रूप में माना गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि आमाशय को अगर बहुत पहले से ही वैसे तो जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो आपका एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आमाशय को पाया कि वो आपकी भूख और तृप्ति के लिए कहें तो एक तरह से उत्तरदायी है। लेकिन अभी इससे पहले जो वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ओरल फैक्टर्स हैं उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी आपके पेरीफेरल ऑर्गन से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ भूख और तृप्ति की अनुभूति जो होती है आपके ओरल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही इसमें आपके गैस्ट्रिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हमें जब भी भूख लगती है तो हम मुंह के माध्यम से भोजन करते हैं, तो मुंह के माध्यम से जो हमारा भोजन जा रहा है तो हमें आंशिक तृप्ति दे रहा है, लेकिन हमारे मुंह के अंदर, ये कहने का अर्थ है कि हमारे आमाशय तक अगर भोजन नहीं पहुंच रहा है तो हमें पूर्ण तृप्ति की अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पेरीफेरल्स जो आपके हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें आपकी आंशिक नहीं, हमको पूर्ण अगर तृप्ति की अनुभूति चाहिए तो वो ओरली हमारे मुख से होते हुए भोजन जो है हमारे आमाशय में जाए, ये तभी संभव हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ भूख और तृप्ति के जो भी आपके अनुभव हैं वो आपके आमाशय से ही होंगे। साथ ही अगर हम भोजन करने के बाद अगर पेट की बात करें, सपोज दैट कि अगर कोई शिकारी है उसके पेट में इस तरीके से अगर गोली लगी मारी जाए या लगी कि आमाशय से होते हुए उसके पेट का जो छेद है वो आर पार हो जाए, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने जो प्रयोग किया था उसके अंतर्गत पाया गया कि एक शिकारी था, उसके पेट में ऐसी गोली लगी कि आमाशय से होते हुए जो पेट में आपके गोली थी वो आर पार से छेद हो गया। अब यहाँ पे जब उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया तो उसमें जो डॉक्टर्स थे
उन्होंने कई स्थितियों में उसकी आमाशय क्रियाओं का अध्ययन किया। यहाँ पर चूंकि यहाँ ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड की जा रही है, साथ ही उसकी कई स्थितियों में जो आमाशय की आकुंचन गति है, जो संकुचन हो रहा है, उसकी भी स्टडी की गई। स्टडी के दौरान जो ऑब्जर्व किया गया उसमें ये देखा गया कि आमाशय में अगर सीधे भोजन डाल दिया जाए तो भी भूख की जो अनुभूति है वो समाप्त हो जा रही थी। यानी अगर उसको ओरली अगर भोजन नहीं दिया जा रहा है, मुख के माध्यम से उसे भोजन नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट अगर उसके आमाशय में भोजन डाल दिया जा रहा है, तब भी जो प्राणी था यानी जो व्यक्ति था उसको जो भूख की अनुभूति थी वो उसकी समाप्त हो जाती थी। मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा कि आमाशय से जो ये उत्पन्न होने वाली एक तरह की विशेष जो संवेदना होती है, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी आमाशय में संकुचन होता है तो संकुचन से एक प्रकार की व्यक्ति में या प्राणी में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। तो आमाशय से जो ये उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ये जो संकुचन के कारण संवेदना जो उत्पन्न हो रही है, वहीं पहले भूख का कारण संकेत मानी जाती थी। लेकिन मनोवैज्ञानिकों में इसमें मतभेद था कि क्या वास्तव में इस संकुचन के कारण ही हमें भूख का अनुभव होता है। यानी कहने का अर्थ है कि इस मतभेद के कारण ही भूख की स्थिति में जो आमाशय का संकुचन है, उसके प्रसार की जो गतियां हैं, ये होती हैं कि नहीं होती हैं। इस बारे में काफ़ी कहें तो मतभेद था और इसकी गतियों को लेकर के रिसर्च किया गया कि ये आमाशय में अंकुचन की जो संकुचन है उसकी गतियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आमाशय में संकुचन व प्रसार की जो ये गति है, ये गतियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, जिसके कारण हमें भूख की अनुभूति होती है, या इन संकुचन के कारण हमारे जो भूख है इस संकुचन से उसका क्या संबंध है, ये संबंध है भी या नहीं भी है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस पर स्पेसिफिक मैं नाम लेना चाहूँगी, कैनन वॉशबर्न 1912। तो उन्होंने सबसे पहले जो वॉशबर्न थे उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने खुद को ही सब्जेक्ट बना लिया और उन्होंने जो गुब्बारा था, बलून था, उसको निगल लिया। जिसकी जो गर्दन थी, जो उन्होंने गुब्बारा निगल दिया था, जिस उसकी गर्दन जो थी वो मुंह से बाहर निकली हुई थी और जो अंदर का भाग था, जो नीचे का भाग था, वो आमाशय में अंदर की तरफ था। वॉशबर्न ने ये जो गुब्बारा निगल लिया उसको उन्होंने बाहर से फूंक मार करके आमाशय के अंदर गुब्बारे को फुला दिया। इसके बाद भूख का अनुभव होने और न होने दोनों ही स्थितियों में आमाशय की दीवारों द्वारा जो गुब्बारे पर पड़ने वाला एक तरह से दबाव था, उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो साइकोलॉजिस्ट थे, गुब्बारा उन्होंने निगला और इसके बाद फूंक मार कर के बाहर से उस गुब्बारे में हवा भर दी गई। तो यहाँ उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किया कि जब भी हमें भूख की अनुभूति होती है तो आमाशय में अगर संकुचन होता है तो संकुचन के दौरान गुब्बारे पर एक तरह का प्रेशर पड़ेगा। तो उस दबाव का उन्होंने जो कहें तो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। सिर्फ ये जानने का उन्होंने कोशिश की कि क्या भूख की अनुभूति और आमाशय में होने वाली जो संकुचन है उसके प्रकार जो प्रसार है, जो उसका रेंज है, उसमें क्या किसी प्रकार का कोई सहसंबंध है। उन्होंने अपने रिजल्ट में ये देखा कि जब भी भूख का अनुभव होता है तो आमाशय में संकुचन होता है। कहने का अर्थ है कि आमाशय का जो संकुचन है वही भूख की संवेदना उत्पन्न करता है, ऐसा वॉशबर्न का कहना है, जिसमें कि वो स्वयं सब्जेक्ट थे और अपने जो रिसर्च उन्होंने किया उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। गुब्बारे पर एक तरह से उनके दबाव पड़ रहा था जो उनकी रिकॉर्डिंग से उन्हें मिला। तो उन्होंने ये शोध करके ये अपना परिणाम दिया कि जब भी हमें भूख की अनुभूति होती है, चाहे हमें जब भी भूख की अनुभूति हो, जब भी हमें भूख की अनुभूति होती है तो हमारे आमाशय में एक प्रकार का संकुचन ज़रूर होता है, जिसके माध्यम से कहें तो एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है और संवेदना के कारण ही व्यक्ति को अनुभूत होता है कि अरे मुझे तो भूख लगी है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कहें तो रिसर्च जो वॉशबर्न का था उस पर उन्होंने दूसरा शोध करना शुरू किया और इनकी आलोचना भी की गई। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में कहें तो कई बार इस पर रिसर्च किए गए और उन्हें अपने अध्ययन में कहें तो अशुद्ध परिणाम की पद्धति को कहा कि इन्होंने अपनाया है, ऐसी उनकी आलोचना की गई। और कई इसमें कई कहें तो कमियां भी लोगों को दिखाई दी। लेकिन कैनन और वॉशबर्न ने
के जो परिणाम थे कुछ इसी प्रकार के थे, जिसमें कि काफ़ी आलोचना की गई है। लेकिन ये हो सकता था कि कुछ लोग को भूख के समय आमाशय में संकुचन का अनुभव करते हों, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ लोग न करते हों। ये जानना साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया और उन्होंने आगे से अपने रिसर्च को बढ़ाया। कैनन वार्सबर ने जो अपने रिजल्ट मिले, उनके जो अपने रिजल्ट मिले थे, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों को भूख के समय जो आमाशय है उसमें संकुचन का अनुभव करते हैं, और ये उन्हें अपने प्रयोग के परिणाम से मिला भी कि जो भूख की अनुभूति हुआ आमाशय संकुचन है उसमें वास्तव में एक प्रकार का कहें तो कोरिलेशन है, और ये कोरिलेशन आपका सार्थक सहसंबंध है। तो यहाँ सार्थक संबंध है कि नहीं है, साइकोलॉजिस्ट जो अदर साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने विद्युतीय आलेखन की जो तकनीकी है उस पर अध्ययन करना शुरू किया कि वास्तव में क्या संकुचन होता है। इस संकुचन के लिए उन्होंने जो विद्युतीय आलेखन की जो तकनीक थी उससे अध्ययन किया, और उससे अध्ययन करने पर उनको जो परिणाम मिले, जो उनको रिजल्ट मिला, उसमें उन्होंने बताया कि आमाशय के खाली रहने पर शायद ही कभी उसमें संकुचन होता हो। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की गई उसके आधार पर कहा गया है कि जब भी हमारा आमाशय खाली होता है तो उसमें शायद ही कभी संकुचन होता है। कहने का मतलब है कि आमाशय जब भी खाली होता है तो उसमें संकुचन की प्रक्रियाएं नहीं होती। तो कैनन और वाशमैन की जो भी संकुचन के आलेखन प्राप्त हुए हैं वो सब क्या थे, आमाशय में गुब्बारे में जो दबाव पड़ रहा था उसके कारण थे, न कि गुब्बारे पर आमाशय का दबाव। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर वाशबर्न जो गुब्बारा निगल करके जो उस पर रिसर्च उन्होंने किया था, तो उन्होंने गुब्बारे को निगल लिया और उसको बाहर से हवा उसमें फूंक मार करके भरी गई थी। तो इस हवा से जो गुब्बारे में भरी गई थी, तो इस गुब्बारे के फूलने से आमाशय पर एक प्रकार का दबाव पड़ रहा था। अदर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका यही मानना था कि आमाशय पे गुब्बारे का दबाव था, न कि गुब्बारे पर आमाशय का दबाव। यानी जो गुब्बारे में हवा भरी गई थी उसका दबाव आमाशय पे पड़ रहा था, आमाशय का दबाव हमारे गुब्बारे पर नहीं पड़ रहा था। जैसा कि इलेक्ट्रिकल जो रिकॉर्डिंग की गई, जो विद्युतीय उद्दीपन दिया गया और विद्युतीय उद्दीपन के आधार पर जो रिजल्ट निकाले गए, वो रिजल्ट ये शो कर रहा था कि जो भी हम भोजन करते हैं, जब अभी हमको भूख लगती है तो हमारे आमाशय में आकुंचन होता है या संकुचन होता है। तो ये जो संकुचन था, जो विद्युतीय रिकॉर्डिंग की गई, जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की गई, उसमें ये माना गया कि ये संकुचन हमारे आमाशय पे जो पड़ रहा है वो वास्तव में संकुचन होता ही नहीं। वाशबर्न को ऐसी जो फीलिंग हुई थी कि हमारे आमाशय में संकुचन होता है, ये फीलिंग उनको गुब्बारे में हवा भरने के कारण आमाशय पे दबाव पड़ रहा था, इस कारण उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे आमाशय में संकुचन हो रहा है, जबकि गुब्बारे का दबाव आमाशय पर था, न कि आमाशय का दबाव गुब्बारे पर था। ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना था। इस पर जो अदर शोध हुए उसमें ये देखा गया, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को लिया, जो रिसर्च किए गए उसमें साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को लिया और उसके बारे में उन्होंने बताया, अपनी स्टडी की, और उस स्टडी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो पेट में प्राणी होते हैं, उनके पेट में आमाशय होगा, आमाशय के संकुचन से भूख की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति होती है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसमें के कहें तो पेट में आमाशय था ही नहीं। अब उसके पेट में आमाशय नहीं है तो इसका मतलब उसके आमाशय में संकुचन का सवाल ही नहीं उठता। इस कंडीशन में भी उसे सामान्य रूप से भूख लगती थी। यानी कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति के पेट में आमाशय नहीं था, इसके बाद भी उसे सामान्य रूप से अगर भूख लग रही है, तो यहाँ भूख का कारण हम आमाशय में संकुचन को कैसे मान लें, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का कहना था। और इसमें अगर हम बात करें कार्लसन 1931 की, तो उन्होंने कहा कि किसी कारणवश किसी रोगी के अगर आमाशय को हम अगर पूरा काट कर निकाल दें, अगर कार्लसन की ये लाइन है, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके आमाशय को अगर हम पूरा काट कर निकाल दें और ग्रास नली को सीधे आंत से जोड़ दें, तभी उस प्राणी को या उस व्यक्ति को सामान्य रूप से भूख जो है वो लगती है और वो भोजन करता है। तो यहाँ अगर वो प्राणी सामान्य रूप से भोजन कर रहा है,
जिसमें आमाशय नहीं है, या आमाशय को काट करके सीधे उसकी ग्रास नली को आंत से जोड़ दिया गया है, इस कंडीशन में यानी आमाशय नहीं है या उसे काट करके निकाल भी दिया जा रहा है, तब भी प्राणी को सामान्य रूप से भूख लग रही है और सामान्य रूप से उसका पाचन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये मानना ज़रूरी नहीं है कि हमारे शरीर में जो आमाशय है वो अगर वो आकुंचन उसमें न हो, उसमें संकुचन न हो, तो हमें भूख की अनुभूति नहीं होगी। यानी कहने का यहाँ मतलब है कि अगर आमाशय अब्सेंस है तब भी हमें भूख की उतनी ही अनुभूति होती है जैसे कि आमाशय रहने पर। तो हम आमाशय के संकुचन को एकमात्र कारण नहीं मान सकते गैस्ट्रिक फैक्टर के अंतर्गत कि आमाशय में संकुचन के कारण ही हमें भूख की अनुभूति हो रही है। प्रयोगशाला में भी ऐसे कई रिसर्च किए गए जिससे ये स्पष्ट हो गया कि भूख की अनुभूति के लिए न आमाशय का रहना आवश्यक है और न ही आमाशय से जो उत्पन्न होने वाली संवेदना है। कहने का अर्थ है कि ना आमाशय हो, आमाशय अब्सेंस हो, तब भी भूख की अनुभूति सामान्य ढंग से होगी, और आमाशय में जो संकुचन है अगर वो भी न हो तब भी भूख की अनुभूति जो है व्यक्ति को सामान्य रूप से होगी। कहने का अर्थ है कि आमाशय का रहना आवश्यक नहीं है और न ही आमाशय से जो उत्पन्न होने वाली संवेदना है इसका भी रहना आवश्यक नहीं है हमारी भूख के लिए, हमारी भूख की अनुभूतियों के लिए, हमारी भूख की संवेदना के लिए। यहाँ ऐसे भी रिसर्च किए गए जिसमें कि चूहे जो थे उनकी आमाशय को काट कर निकाल दिया गया, जो चूहे थे उनकी आमाशय को काट कर निकाल दिया गया और वे भी सामान्य चूहों की तरह भोजन करते थे, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं क्रिएट हुई जिसमें कि उन्हें भूख न लगे। सामान्य रूप से वे भोजन कर रहे हैं और सामान्य तरीके से वो रह भी रहे हैं और इन्हें भूख की अनुभूति भी सामान्य तरीके से की ही हो रही है। तो यहाँ ऐसे चूहे जिसमें आमाशय न रहने के कारण मात्र भोजन का कहें तो जो भंडारण है, जो कलेक्शन है, वो बस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें कई बार भोजन करना पड़ता था। कहने का अर्थ है कि जिस चूहे में आमाशय नहीं होता था तो वो जो भोजन करते थे उसका कलेक्शन वो नहीं कर पाते थे, भोजन का जो भंडारण है वो नहीं कर पाते थे। तो भोजन का भंडारण न कर पाने के कारण उन्हें दिन में कई बार भोजन करना पड़ता था। यानी आमाशय में भोजन सिर्फ कलेक्ट होता है, वहाँ उसका पाचन होता है, लेकिन जिन चूहों में आपकी आमाशय नहीं था तब भी वो भोजन सामान्य रूप से करते थे और भूख की जो उनको अनुभूति थी वो भी होती थी। बस प्रॉब्लम्स वहाँ उतनी ही क्रिएट हुई कि उनके शरीर में जो आमाशय था वो आमाशय काट कर निकाल दिया गया था। इस कारण से उनके शरीर में जो आमाशय था, सॉरी, जो आमाशय का स्पेस था वो न रहने के कारण उन्हें कई बार भोजन करना पड़ता था, यानी भोजन का वो भंडारण बस नहीं कर पाते थे। बाकी जो चीज़ें थी उनकी वो सामान्य थी, यानी उन्हें कई बार भोजन करना पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी उसमें जो सामान्य चूहे थे उनमें कोई विशेष अगर कहें कि अंतर था तो ऐसा कोई अंतर उसमें नहीं पाया गया। और कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कि ग्रासमैन 1948 की मैं बात करूं, वॉश 1943 की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने वेगस जो नर्वस सिस्टम था, जो वेगस तंत्रिका थी, उसको उन्होंने काट कर निकाल दिया। तो वेगस तंत्रिका को जब काट कर निकाल दिया जाए तो ये पशु सामान्य रूप से भूख का अनुभव अपने व्यवहारों के द्वारा प्रदर्शित करते थे। यानी कहने का अर्थ है कि जिनमें वेगस जो नर्व्स थी उनको भी अगर हटा दिया गया, उनको भी काट करके निकाल दिया गया, तो वो भी प्राणी आपके सामान्य रूप से ही भोजन का अनुभव करते थे और उनको वो ऐसे व्यवहार करते थे कि उन्हें भूख की अनुभूति कैसे हो रही है, कैसे वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इससे भी ये पता चलता था कि उनमें जो भोजन की जो संवेदनाएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ हम लोगों को ध्यान बस यही देना है कि आमाशय से जो उत्पन्न होने वाली संवेदना है, वे जो संवेदनाएं हैं वे वेगस तंत्रिका द्वारा ही मस्तिष्क को जाती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि वेगस नर्व से ही, चूंकि इससे पहले मैंने बात की थी कि आपका जो लीवर है वो आपके वेगस नर्व से कहें तो ऐसा संबंधित होता है, कोरिलेट होता है, उसका संबंध वेगस तंत्रिका से होता है। लीवर में जब हमारे ग्लूकोज की मात्रा घटती है तो वेगस नर्व जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ वेगस तंत्र को ही काट दिया गया, ठीक है। तो वेगस तंत्र को काट देने के बाद भी हमको आमाशय से जो उत्पन्न संवेदना है वो मस्तिष्क को पहुंच रही है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आमाशय का संकुचन जो है भूख की अनुभूति उत्पन्न करने में बहुत आवश्यक नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि आमाशय को अगर कोई सी भूमिका में हम भोजन की भूमिका में अगर हम रखें तो ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ आमाशय का ही कोई संबंध नहीं वहाँ संकुचन की तो बात ही नहीं की जा सकती। यानी ऐसे संकुचन के अलावा जो आमाशय से संबंधित कुछ ऐसे फैक्टर हैं
जिनकी भूख की अनुभूति में भूमिका होती है। लेकिन इस फैक्टर में स्पेसिफिक हम सिर्फ बात करें आमाशय के संकुचन की, तो ऐसे संकुचन की इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो यहाँ जो भी रिसर्चेस किए गए उसमें यही पाया गया है आपके कि आमाशय जो है अगर हम काट करके भी निकाल दें, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आमाशय अब्सेंस भी हो तो उस कंडीशन में जो प्राणी है उसको भूख की जो अनुभूति होती है वो सामान्य ढंग से होती है, बहुत अधिक उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि वेगस नर्व्स की, तो वेगस नर्व्स जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसी सूचनाओं को प्रेषित करता है जिसके माध्यम से हमें भूख की अनुभूति होती है या तृप्ति की अनुभूति होती है। वेगस नर्व्स को भी अगर हम हटा देते हैं या काट कर निकाल देते हैं तो उस कंडीशन में भी भूख की अनुभूति हो रही है। यानी ये जो आपकी आमाशयी संकुचन है, यानी कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड आपके ऑर्गन्स हैं उनमें जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं उन संवेदनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास करने का काम आपका वेगस ही करता है। अब यहाँ से जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या आपकी बात करें हम आमाशय की यानी गैस्ट्रिक फैक्टर की, तो गैस्ट्रिक फैक्टर में जो आपके ओरल फैक्टर हैं, पेरिफेरल से रिलेटेड जो आपके ओरल फैक्टर हैं, जो गैस्ट्रिक फैक्टर है, जो आमाशय का संकुचन है, जो लीवर से रिलेटेड आपकी कहें तो ग्लूकोज का जो अप डाउन हो रहा है ब्लड में, तो ये सारी सूचनाएं आपकी वेगस के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा रही हैं। लेकिन अगर हम वेगस को हटा दे रहे हैं, वेगस को काट करके निकाल दे रहे हैं, तभी व्यक्ति को या प्राणी को भूख की अनुभूति हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि आमाशय के संकुचन को हम कारण नहीं मान सकते भूख के लिए। यहाँ गैस्ट्रिक फैक्टर जो स्पेसिफिक आपके आमाशय का संकुचन है वो एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि आमाशय जिन व्यक्तियों में नहीं होता उनमें भी भूख की अनुभूति होती है और वो सामान्य तरीके से ही भोजन की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे प्राणियों को उतनी ही होती है जिनके में आमाशय नहीं है या जिनमें आमाशय काटकर निकाल दिया गया है, वो भोजन का भंडारण नहीं कर पाते। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या प्राणी होते हैं जिनमें आमाशय नहीं होता या आमाशय एब्सेंस होता है, उनको दिन में कई बार भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो भोजन का कलेक्शन करके रख नहीं पाते, स्टोर करके नहीं रख पाते, उन्हें बार बार भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सिर्फ हम आमाशय के संकुचन को इसका कारण माने तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें गैस्ट्रिक फैक्टर की, तो यहाँ गैस्ट्रिक फैक्टर में उन फैक्टर्स को रखा जाता है जो आमाशय में भोजन की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं, चाहे भोजन मुंह के द्वारा लिया जा रहा है या आमाशय में सीधे पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ जो रिसर्च की गई आपकी गैस्ट्रिक फैक्टर से रिलेटेड, उस रिसर्च में दो तरीके का एक तरह से कहें तो घोल तैयार किया गया और उस घोल के माध्यम से रिसर्च करने की कोशिश की गई कि क्या हमारा जो गैस्ट्रिक फैक्टर है वो हमारे भूख और तृप्ति के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों की यहाँ बात की जा रही है। प्रयोग जो किया गया उसमें ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों को बराबर बराबर जो है वो घोल तैयार किया गया और ये पाया गया कि ऐसे जो आपके चूहे थे, ये रिसर्च आपका चूहे पर किया गया था, तो उसमें देखा गया कि जो चूहे थे, ऐसे चूहे जिन्हें 5% ग्लूकोज और 2% सुक्रोज का घोल दिया गया, ऐसे चूहे जिनको 5% ग्लूकोज और 2% सुक्रोज का घोल, 15% ग्लूकोज और 9.6 यानी 9.6% सुक्रोज घोल, 35% ग्लूकोज और 27% सुक्रोज, ये घोल समान रूप से आपके एक तरह से उन्हें आकर्षित करने के लिए दिया गया। इसके बाद एक समान पसंद किए जाने वाले जो ग्लूकोज और सुक्रोज के तीनों प्रकार के घोल थे, उनको ग्रहण करने के लिए, उन्हें पीने के लिए परस्पर तुलना की गई कि कितनी मात्रा में वो पी रहे हैं। यहाँ जो रिसर्च में परिणाम मिले, तो यहाँ ये दिखाया गया कि जो पीना प्रारंभ करना और जो कुछ समय तक ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही समान दर से ग्रहण किए, पहले जो दिया गया तो उन्होंने पहले ग्लूकोज को भी उतना लिया, उतना ही उन्होंने सुक्रोज को भी लिया। ठीक है, तो यहाँ ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही समान मात्रा में उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों प्रकार के जो घोल थे उनके ग्रहण करने की जो दर थी वो अलग अलग होती गई। तो यहाँ ध्यान सिर्फ यही देना है कि दोनों जो घोल थे चूहों के लिए एक समान पसंद वाले थे, यानी ग्लूकोज भी आपका मीठा था और सुक्रोज भी मीठा था, दोनों मीठे ही थे। तो यहाँ जो उनकी दर थी वो अलग अलग कैसे हो गई। ठीक है, तो यहाँ दर की जो आपकी कहें तो जो भिन्नता थी, जो डिफरेंसेस थे, वो अधिक सांद्र घोलों में
जिसमें कि आपकी अगर बात करें कि 35% ग्लूकोज और 27.6 जो सुक्रोज था उसमें अधिक मात्रा में पाई गई। साथ ही अगर जल्दी ही आपकी जो शुरू की गई थी पीने के लिए, तो इसमें परिणाम में पाया गया कि ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों ही जो पदार्थ थे वो आमाशय में पहुंचते ही दोनों की ही समाप्ति प्रक्रिया को, एक तरह से समाप्ति की प्रक्रिया को शुरू कर देते थे। यानी जो भी आपके आमाशय में पहुंच रहे थे वो पचते जा रहे थे, लेकिन ग्लूकोज द्वारा जो उत्पन्न आपकी समाप्ति की प्रक्रिया थी वो सुक्रोज की समाप्ति की प्रक्रिया से कुछ अलग थी। यानी उसमें समय के अनुसार उसमें भिन्नता पाई गई। तो इस भिन्नता के कारण जो ये आपकी समय से संबंधित आपकी जो भिन्नता थी, समयागत भिन्नता थी, वो सुक्रोज और ग्लूकोज की कम मात्रा खाने की क्रिया को समाप्त करने लगती थी। ये दोनों पदार्थ भोजन को समाप्त करने में एक समान क्षमता वाले नहीं थे। परिणाम में यही मिला कि जो भोजन है उसकी समाप्ति के लिए आमाशयिक कारकों की जो भूमिका होती है वो अधिक पाई गई, और तृतीय के जो अनुभव के संकेत है वो आमाशय में भोजन जो पहुंचने के। अगर हम सुफोर्ड की बात करें, सुफोर्ड 1955 की अगर हम बात करते हैं, तो सुफोर्ड ने जो अपना रिसर्च किया उस रिसर्च में उन्होंने अपनी स्टडी से परिणाम निकाले और एक अनुमान उन्होंने बताया कि जो भी प्रयोग में ग्लूकोज और सुक्रोज के घोलों को लिया गया उसके ऑस्मोटिक दबाव में कई गुना का डिफरेंसेस था अकॉर्डिंग टू सुफोर्ड। तो उनका कहना था कि सुक्रोज और जो आपके ग्लूकोज के घोल थे उसमें ऑस्मोटिक दबाव में कई गुना का अंतर था। ये ग्लूकोज के जो तीनों प्रकार के आपके घोल थे जो ऑस्मोटिक दबाव में जो कहें तो 723 74 जो भी था उसमें, तो इसके जो बराबर का आपका सुक्रोज के घोलों के ऑस्मोटिक जो दबाव थे 14830 इस प्रकार का था। तो ये जो आपके घोल थे इसके पीने से कहें तो बहुत ही जल्दी से कम होने लगता था। उनका ग्लूकोज पीने से जो कहें तो उसकी जो दर थी वो काफ़ी जल्दी से गिरने लगती थी क्योंकि ऑस्मोटिक जो दबाव था वो अधिक था। साथ ही जो भोजन करने की दर और ऑस्मोटिक दबाव एक दूसरे के कहें तो कहें तो ऋणात्मक अनुपात में से संबंधित होता है। यानी कहने का अर्थ है जो आपका ऑस्मोटिक दबाव होता है वो ऋणात्मकता उसके साथ अनुपातिक होती है। इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि जो तृप्ति की अनुभूति होती है वो इसी के कारण हो रहा था। यानी आमाशय में जो पहुंचा हुआ आपका खाद्य पदार्थ जो था वो ऑस्मोटिक दबाव से किसी न किसी रूप में जो आमाशय था उससे संबंधित था। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि भोजन की क्रिया की जो समाप्ति होती है उसमें ऑस्मोटिक दबाव महत्वपूर्ण कारक है, या एक तरह से वो चर है, एक महत्वपूर्ण चर है जिसके कारण व्यक्ति को भोजन की क्रिया हो है उस पे उसको समाप्त करता है। इसी आधार पे अगर मैक्लेरी की बात करें, मैक्लेरी 1953 की, तो उन्होंने भी इसको एक मैक्लेरी 1953 ने जो अपने प्रयोग किए उसमें उन्होंने प्रयोग में चूहों को बनाया और चूहों के आमाशय में उन्होंने यूरिया नमक और ग्लूकोज का घोल डाल दिया। चूहों के आमाशय में मैक्लेरी ने यूरिया नमक और ग्लूकोज का जो घोल था उसको डाला और बाद में ऐसे जो चूहे थे जिनमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का घोल पीने के लिए छोड़ दिया गया। चूंकि आमाशय में पहले से ही घोल पहुंचा दिया गया था तो उसके बाद उन्होंने कम मात्रा में ग्लूकोज लिया, लेकिन कुछ ऐसी कमी उस समय एक बराबर पाई गई जब पहले डाले गए पदार्थ में ऑस्मोटिक दबाव बराबर था। यानी कहने का अर्थ है कि जो पिए गए ग्लूकोज की मात्रा थी वो पहले डाले गए जो पदार्थ थे उसके ऑस्मोटिक दबाव से ही निर्धारित हुई कि अब वो आगे कितना लेगा। तो यहाँ ये जो ऑस्मोटिक दबाव था उसके कारण था, यानी बाद में जो पिया गया ग्लूकोज था उसकी मात्रा पहले डाले गए जो आपके पदार्थ थे उसके ऑस्मोटिक दबाव से ही निर्धारित होती पाई गई। तो यहाँ आमाशय में ये डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ डाला गया और कौन सा पदार्थ उसके लिए महत्वपूर्ण था। तो भोजन में जो पहुंचा हुआ भोज्य पदार्थ आमाशय में जो पहुंचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो ऑस्मोटिक दबाव के कारण ही कहें तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें एक तरह से जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जो पर्सन होता है उसमें एक तरह से जलाभाव की स्थिति उसी स्थिति में उत्पन्न होती है। यही जो आपका आमाशय का पदार्थ होता है, आमाशय का जो पदार्थ है वो आपके ब्लड में अधिक कहे तो सांद्र हो जाता है और अधिक जब वो सांद्र हो जाता है तो आमाशय की जो दीवारें होती हैं उसकी दीवारों से जो कोशिकाएं हैं, जो आमाशय की दीवारों की कोशिकाएं हैं, उनसे जो कोशिका का जल है वो रिस करके आमाशय में आ जाता है।
जिससे आपकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल की कमी हो जाती है। ये जो जल की कमी होती है धीरे धीरे पूरे शरीर की कोशिकाओं में फैल जाती है, यानी कहने का अर्थ है कि पूरे आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जल जो है रिस करके आमाशय में पहुंच जाता है और सभी कोशिकाओं में जो जल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ जल की जब कमी हो जाती है तो यहाँ मैक्लेरिनी ने अपना विचार दिया कि ये जब जल की कमी होती है तो किसी न किसी प्रकार के एक तरह के संकेत का कार्य करती है। शरीर में जब तक जलाभाव की जो दशा है, यानी जल में जो कोशिकाओं में जल की कमी है, जब तक ये दशा आपकी रहती है तब तक प्राणी को कभी भी भूख नहीं लगती। लेकिन जो आपके पर्याप्त परिणाम प्रमाण की अगर मैं बात करें, एविडेंस की बात करें यहाँ पर, तो उसके अभाव में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक तरह का अनुमान है, ये अनुमान लगाया गया है, लेकिन अभी इस पर पूर्ण रूप से कहें तो अगर एविडेंस की बात करें, साक्ष्यों की बात करें, तो हम लोगों को साक्ष्य पूर्ण रूप से भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस यहाँ पर यही माना जाता है कि जब भी आपके आमाशय में जो भोजन है या भोज्य पदार्थ है, जब वो पहुँचते हैं हमारे आमाशय में, तो आमाशय की दीवारों पर एक तरह से दबाव पड़ता है। दबाव के कारण जो आमाशय की कोशिकाओं का जो जल है वो रिस करके आमाशय में आ जाता है और आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वो सूख जाती हैं। कहने का अर्थ है कि उसमें जल का अभाव हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। जब तक ये जल की कमी रहती है तब तक प्राणी को भूख नहीं लगती। लेकिन जैसे ही हमारे आमाशय का जो भोजन है वो समाप्त हो जाता है तो कोशिकाओं में वापस जो आमाशय का जो जल है वो भर जाता है। तो वहाँ जल जब कोशिकाओं में भर जाता है तो वैसी स्थिति में भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगती है, यानी कहने का अर्थ है कि भूख की अनुभूति होने लगती है। मैक्लेरी ने भी जो आपके परिणाम दिए, जो उनका रिजल्ट आया, वो भी आपके ऑस्मोटिक दबाव और भोजन की समाप्ति के संबंध को ही प्रदर्शित करता है। यहाँ केवल अगर हम बात करें कि जो आपके लिक्विड जो भोज्य पदार्थ हैं, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि सभी पदार्थों के लिए, जो भी आपके भोज्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, ये उन सभी पर लागू होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो परिणाम मिला है उसमें आमाशय में भोजन के पहुंचने पर उसकी जो सूचना है वो ब्रेन को जाती है। यही प्रेरणा ही आपके पूर्व जो अवशोषण तृप्ति है उसका कारण होती है। और जो भी आपके शोधकर्ता थे उन्होंने ऐसी विकसित भी की ऐसी विधि जिसमें पशु एक दंड दबा करके, यानी कहने का अर्थ है कि नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर भी इसकी स्टडी की गई, जिसमें ये देखा गया कि नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर भी जो प्राणी है वो भोजन अपने आमाशय में पहुंचा लेता है। तो यहाँ ऐसी जो विधि थी, इसमें भोजन करने की जो स्वतंत्रता रहने पर भी जो प्राणी था वो भोजन करने की मात्रा का नियमन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा था। तो ये सब कुछ जो था वो आमाशयिक दबाव के कारण था। आमाशय में जो आपके भोजन रहता था, यानी भोजन जो पहुंचा दिया जाता था, जो खाद्य पदार्थ जो आमाशय में जाते थे, उसी के कारण जो भोजन आमाशय में जा रहे थे, उसी के कारण जो भोज्य पदार्थ थे उनके ऑस्मोटिक दबाव के कारण जो जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होती थी कोशिकाओं में। और जब तक ये जलाभाव की स्थिति उत्पन्न रहती थी या बनी रहती थी तब तक प्राणी को भूख की अनुभूति नहीं होती थी। जब भी उनकी कोशिकाओं में जल भर जाता था तो नैमित्तिक अनुबंधन के कारण भी वो दंड दबा करके ही भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते थे। तो यहाँ भोजन की स्वतंत्रता के बाद भी जो प्राणी था इसी प्रकार का कार्य करता था। यानी कहने का अर्थ है कि ऑस्मोटिक दबाव भोजन की कहे तो हमारी भूख के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है।